फ्र9 अध्याय 0046 रूपांतरण। जाओ जल्दी करो, एक शक्तिशाली शत्रु आ रहा है। लगभग उसी क्षण जब निंगजी ने जैव विद्युत तरंगे भेजी, चू चैनिक्सी ने भी तुरंत चेतावनी दी। हालांकि चूंकि वे दूसरे पक्ष को महसूस कर सकते थे, इसलिए बिना किसी छलावरण ऊर्जा सुरक्षा के दूसरा पक्ष भी स्वाभाविक रूप से उन्हें महसूस कर सकता था। सौभाग्यवश इस समय घने जंगल का अड्डा और उसके आसपास का क्षेत्र धुंधली काली ऊर्जा से ग्रस्त उत्परिवर्ती जीवों से भरा हुआ था, इसलिए दूसरी तरफ के लोगों ने चू चेनिक्सी के समूह को तुरंत अंतिम लक्ष्य के रूप में नहीं पहचाना। लेकिन जब उन्होंने भागना शुरू किया तो स्थिति अलग थी। वायरस छिपकली जैसे लोगों द्वारा दागे गए जहरीले बमों से आया था, जिन्होंने दागने से पहले अनगिनत प्रयोग किए थे। इस वायरस को उनसे बेहतर कोई नहीं समझता था, न ही इससे उत्पन्न मानव उत्परिवर्ती को। सामान्यतः म्यूटेंट छिपकली जैसे लोगों का सामना करने पर भागते नहीं हैं, बल्कि वे छिपकली जैसे लोगों की गंध के कारण उन्हें अनदेखा कर देते हैं। इतना ही नहीं, कुछ दूरी तक उड़ने के बाद निंग जी ने तुरंत अपनी छलावरण क्षमता को सक्रिय कर दिया और छिपकली जैसे दिखने वाले लोगों की नजरों से ओझल हो गया। ऐसा करना किसी दोषी व्यक्ति द्वारा स्वयं को दोषी साबित करने से कम नहीं था। लिजर्ड मैन दस्ते ने, जिसने उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, तुरंत अपना अधिकांश ध्यान यहीं केंद्रित कर दिया। जिगू जिगू हिस और तारांकन। जिगू फुफकार। आधा किलोमीटर दूर स्थित चौड़ी पत्तियों वाले जंगल में काले भारी कवच पहने भयानक छिपकली जैसे दिखने वाले लोगों का एक दस्ता कुछ अटपटी बातें कहने के बाद पीछा करने के लिए तुरंत दो समूहों में बंट गया। धड़ धड़ धड़। छिपकली जैसे दिखने वाले इंसानों के भारी कदमों की आवाज से अनगिनत जानवर और पक्षी चौंक गए, जिससे पूरा तय हुआ जंगल पल भर में जाग उठा। कुछ बिखरी हुई रंग बिरंगी तितलियां पूरे दृश्य को निहारते हुए उड़ गईं। अगर उन्होंने इसे देखा तो इसका मतलब था कि निंग जी ने इसे देखा था। इस समय निंग जी की छलावरण ऊर्जा की सुरक्षा में 5 लोग और एक तितली ताइहुआ पर्वत के घने जंगल में बिना सिर वाली मक्खियों की तरह इधर उधर भाग रहे थे। निंग जी और चू चेनिक्सी इलाके से परिचित थे, लेकिन जियांग शिन्यू और अन्य लोग बेस पर फैली अराजकता के कारण कुछ हद तक घबराए हुए थे। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। जिस जगह पर वे कई वर्षों से घर की तरह रहते थे, वह एक सुबह 2 घंटे से भी कम समय में राक्षसों का खेल का मैदान बन गई थी। साथ ही अपना आपा खो बैठे, एक दूसरे पर हमला करने लगे और यहाँ तक कि एक दूसरे को खा जाने लगे। ऐसे में कोई भी घबरा जाएगा। धिक्कार है, हम निशाने पर आ गए हैं। दुश्मन बहुत तेज है, इस रफ्तार से तो हम देर सवेर पकड़े ही जाएंगे। जैसे ही निंग जी सबको दोबारा याद दिलाने ही वाली थी, तभी पीछा करने वालों का एक समूह उनकी ओर बढ़ता हुआ महसूस हुआ और चू चेनिक्सी ने बोलना शुरू कर दिया। आपदा आने के बाद से चू चेनिक्सी दयनीय हालत में भाग रही थी। अंततः बेस तक पहुंचने के बाद भी उसे केवल एक रात ही शांति मिली। उसके दिल में व्याप्त हताशा और क्रोध ने उसे वापस लौटने और जी जान से लड़ने के लिए प्रेरित किया। लेकिन एक ईश्वर वंशज के रूप में उसकी तीक्ष्ण बुद्धि ने उसे बताया कि दुश्मन कम से कम हरे रंग की पपड़ी वाली छिपकली जाति की उस टुकड़ी से कई गुना अधिक शक्तिशाली था, जिससे वे पहले मिले थे। संख्या और साजो सामान में बढ़त को देखते हुए वापस लौटकर लड़ाई करना मौत को गले लगाने से कम नहीं होगा। बहन चेनिक्सी, आप लोग पहले क्यों नहीं जाते? हम उन्हें ले जाएंगे। जहां चू चेनिक्सी हताश महसूस कर रही थी, वहीं जियांग शिन्यू ने अचानक अपनी गति धीमी कर दी। वांग जियांडोन की विश्वासपात्र होने के नाते जब वह होश में होते थे तो वह हमेशा उनके निर्देशों को याद रखती थी। देववंशी चू चेनिक्सी की हर कीमत पर रक्षा करना। दरअसल वांग जियांडोन के निर्देशों के बिना भी चू चेनिक्सी और तितली की शक्ति को देखकर वह बिना किसी झिझक के आगे बढ़ जाती, क्योंकि बलिदान किए गए वांग जू की तरह वह भी स्पष्ट रूप से समझती थी कि भविष्य में चू चेनिक्सी और उसकी तितली कितनी महत्वपूर्ण होंगी। ये सुनकर बाकी तीनों शेन झेंग, झाओ जियाजिया और याओ जियानी स्वाभाविक रूप से धीमे हो गए। बेस से बाहर निकलते समय उन्हें जियांग शिन्यू, चू चेनिक्सी और यहाँ तक कि उनके बगल में बैठी उस अजीब तितली के बारे में भी कुछ जानकारी मिली थी। योग्य सैनिक होने के नाते भले ही वे इस समय मदद न कर सकें, कम से कम वे बोझ तो नहीं बनना चाहते थे। जब वे रुके तो चू चेनिक्सी भी लगभग सहज रूप से रुक गई। लेकिन जैसे ही वे पांचों रुके, अचानक उनके दिमाग में एक संदेश गूंज उठा। अपने दिमाग को खाली कर दो और विरोध मत करो, मैं तुम सबको अपने साथ ले जाऊंगा। जैसे ही तरंग संचरण कम हुआ, सभी को तुरंत अपने शरीर के चारों ओर एक अजीब सा खिंचाव महसूस हुआ। पहले सुनी हुई उस आवाज को याद करते ही उन्होंने तुरंत अपने दिमाग से सारी बातें निकाल दी।
वूश, रंग बिरंगी रोशनी की एक चमक के साथ वे पांचों अचानक गायब हो गए। कुछ क्षणों के अचंभे के बाद जब सभी को होश आया तो वे पहले से ही एक विशाल काले स्थान में थे जहां एक नियोन रंग का विशालकाय पेड़ था। ये काला स्थान स्वाभाविक रूप से निंग जी के मात्र घोंसले का पहला स्तर था, अंधकार में भंडारण स्थान। सच कहूं तो जब निंग जी ने उन्हें मदर नेस्ट में लाने का फैसला किया तो उसके मन में कुछ दुविधा थी। आखिरकार यह मूल रूप से एक गुप्त स्थान था जो केवल उसी का था। चू चेनेक्सी और निंगचू का जिक्र तो करना ही क्या, निंग जी के परिवार के सदस्य के रूप में उसने मदर नेस्ट को सक्रिय करते समय ही इस दृश्य की कल्पना कर ली थी। कुंजी चार लोग थे, जियांग जिन्यू, शेन झेंग, झाओ जियाजिया और याओ जियानी। जो व्यक्ति निंग जी को सबसे लंबे समय से जानता था वह भी उसे केवल एक दिन से ही जानता था। अगर वे बिना किसी हिचकिचाहट के पीछा करने वालों को चू चेनेक्सी से दूर न ले जाते, अगर निंग जी ने उनके भविष्य के बारे में कुछ सोचा न होता तो शायद उसने ऐसा फैसला न लिया होता। बेशक ऐसा निर्णय लेने की क्षमता ने एक अलग दृष्टिकोण से एक और तथ्य को भी उजागर किया। कई बदलावों का अनुभव करने के बाद निंग जी वास्तव में परिपक्व हो गया था। आपदा आने के बाद से निंग जी का परिवार अनिश्चित स्थिति में था, अक्सर जीवन और मृत्यु के कगार पर था। इस अनुभव ने उन्हें एक ऐसे पिता से, जो शुरू में केवल अपनी पत्नी और बेटी की रक्षा करना जानता था, एक ऐसे नेता में बदल दिया जिसके पास वास्तव में एक मजबूत व्यक्ति का दिल था। वह सचमुच मजबूत होने लगा। यह मजबूत होना कोई नारा नहीं था, न ही मृत्यु के दबाव में उत्पन्न कोई बेतुका विचार, बल्कि यह वास्तव में मजबूत होने की प्रक्रिया का विस्तृत वर्णन था। उन्हें यह समझ आने लगा कि संकटग्रस्त निंग परिवार उस आपदा का एक छोटा सा उदाहरण मात्र था। कीड़ों का झुंड समुद्र की तरह था, एक व्यक्ति की ताकत से कुछ भी नहीं बदल सकता था। इसलिए उन्होंने जानबूझकर एक मुख्य टीम तैयार करना और ताकत जुटाना शुरू किया। जहां तक उन 5 लोगों की बात है जिन्होंने डार्क स्टोरेज स्पेस में प्रवेश किया, वे प्रवेश करते ही लगभग तुरंत नियॉन जायंट ट्री की ओर आकर्षित हो गए। विशाल पेड़ पर चमकीले रंग लहरा रहे थे और उसके नीचे छोटी निंग चू हंस रही थी और बिखरी हुई रंग बिरंगी तितलियों के साथ खेल रही थी। चू चेनेक्सी को आसपास देखने का समय मिलने से पहले ही उसने विशाल पेड़ के नीचे छोटी निंगचू को देख लिया। माँ, चू चेनेक्सी को देखते ही छोटी निंगचू भी उड़ती हुई सी उसकी ओर दौड़ पड़ी। माँ और बेटी ने एक दूसरे को गले लगाया, जो बेहद दिल को छू लेने वाला दृश्य था, जिससे बाकी चारों के चेहरे पर अनायास ही मुस्कान आ गई। उन दोनों को इस हालत में देखकर जियांग शिन्यू ने स्वाभाविक रूप से सोचा कि चू चेनेक्सी और उसकी बेटी पहले भी यहाँ आ चुकी हैं और तुरंत पूछा, बहन चेनेक्सी, ये जगह कहाँ है? ये सुनकर चू चेनेक्सी ने अपना सिर घुमाया और चारों ओर देखा। मुझे नहीं पता, यहाँ तो घोर अंधेरा है, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा कि यह जगह कहाँ है। आप यहाँ नहीं आए हैं? याओ जियानी ने पूछा। चू चेनेक्सी ने सिर हिलाया। नहीं, यह मेरा भी पहला अनुभव है। शेन झेंग ने अपना पैर जोर से पटका। जमीन बहुत सख्त है, ये निश्चित रूप से जंगल नहीं है। लेकिन इस जगह की तुलना में मुझे इस पेड़ की प्रजाति के बारे में ज्यादा जिज्ञासा है। झाओ जियाजिया ने चिढ़कर बीच में ही टोकते हुए कहा, बस करो। कितना समय हुआ है? पहले पता लगा लेते हैं कि यह जगह कहाँ है। चू चेनेक्सी ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मुझे पीछा करने वालों का आभास नहीं हो रहा है, इसलिए फिलहाल खतरा टल गया है। लेकिन सटीक स्थान के बारे में मुझे लगता है कि सिर्फ वही छोटा लड़का जानता है। जब सब लोग इस रहस्यमयी काले स्थान के बारे में चर्चा कर रहे थे, तभी छोटी निंग चू ने अचानक गर्व से कहा, माँ, छोटी तितली का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है, ये छोटी तितली के पेट के अंदर है। हा 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 हा। छोटी बच्ची की बातें सुनकर सब लोग हंसे बिना नहीं रह सके। कुछ पल के लिए माहौल बेहद खुशनुमा हो गया, भागने का कोई डर नहीं रहा। लेकिन ये बात सबको पता नहीं थी कि जब वे हंस रहे थे, तब निंग जी एक जानलेवा खतरे का सामना कर रहा था। स्विश! जैसे ही निंग जी सबको अंदर ले गया, लगभग उसी क्षण एक विशाल काली छाया तेजी से गुजरी। उसकी गति इतनी तेज थी कि वह सैकड़ों मीटर दूर से पलक झपकते ही आ गया। खोजी तितलियों के झुंड की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि निंग जी को भी केवल एक धुंधलापन ही दिखाई दिया। वूश! तेज हवा के बीच निंग जी के प्रतिक्रिया करने से पहले ही एक विशाल छिपकली के आकार का ताड़ का पेड़ एक भयानक ध्वनि के साथ वहां से गुजर गया। अगले ही पल निंग जी ने अपने शरीर को सिकुड़ते हुए महसूस किया, वह पहले से ही उसकी पकड़ में मजबूती से जकड़ा हुआ था। अज्ञात धातु का घोर काला कवच, एक भयंकर छिपकलीनुमा चेहरे वाला प्राणी और भयावह डार्क एनर्जी का दबाव। निंग जी का धातु जैसा शरीर चरमराहट की आवाजों के साथ चटकने लगा।
उस क्षण उसे ये भी महसूस हुआ कि यदि प्रतिद्वंद्वी ने अपनी ताकत में जरा सा भी इजाफा किया तो वह संभवतः फट जाएगा और मौके पर ही मर जाएगा। गिगू निंग जी को एक हाथ में पकड़कर और तुरंत उसे गंभीर रूप से घायल करते हुए हमला करने वाले छिपकलीनुमा व्यक्ति ने एक भयावह मुस्कान प्रकट की, जबकि उसी समय उसके चारों ओर हवा गरजने लगी। पलक झपकते ही 5 और छिपकलीनुमा इंसान घटनास्थल पर प्रकट हो गए। निंग जी को पकड़े हुए छिपकलीनुमा आदमी ने शायद निंग जी को कई मनुष्यों को गायब करते हुए देखकर अपने पीछे खड़े साथियों से गिगू गिगू की आवाज में बड़बड़ाते हुए इसका श्रेय खुद ले लिया। ये सभी लोग काले कवच पहने हुए थे, इनकी पीठ पर लाल रंग के पैटर्न वाली तोपें थीं और इनकी भुजाओं से 70-80 सेंटीमीटर लंबे नुकीले पंजे निकले हुए थे। इनके भीतर की अंधकार में ऊर्जा पिछली ग्रीन स्केल टुकड़ी की तुलना में अनगिनत गुना अधिक शक्तिशाली थी। लेकिन वे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, निंग जी कभी भी प्रतिरोध करना नहीं छोड़ेगा। दरअसल तुरंत मुक्त होने में असफल रहने के बाद वह ठीक इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था। जैसे ही सभी छिपकली जैसे प्राणी गिगू की आवाजों के बीच भयावह मुस्कान प्रकट कर रहे थे, अचानक एक भयानक जैविक विद्युत तरंग उत्पन्न हो गई। अगले ही पल वहां मौजूद सभी छिपकली जैसे प्राणी थम गए। उनके दिमाग को ऐसा लगा जैसे किसी हथौड़े से जोर से मारा गया हो और उन्होंने अपनी हरकतें पूरी तरह से बंद कर दी। उसने अपनी मानसिक शक्ति को पूरी ताकत से इस्तेमाल किया, लेकिन इसका असर निंग जी को कुछ हद तक आश्चर्यचकित कर गया। क्योंकि निंग जी का मूल इरादा प्रतिद्वंद्वी को बलपूर्वक नियंत्रित करने का था, लेकिन संपर्क के क्षण के बाद उसने पाया कि प्रतिद्वंद्वी की इच्छाशक्ति असाधारण रूप से मजबूत थी, इसलिए उसने तुरंत वश में करने की रणनीति को छोड़कर विशुद्ध रूप से आघात पहुंचाने वाले हमले का सहारा लिया। उसी समय अचानक उसके शरीर की सतह पर रंगीन डार्क एनर्जी फैल गई और उसके भीतर स्थित ब्रूड नेस्ट भयानक खिंचाव के साथ फट गया। डार्क एनर्जी ने ब्रूड नेस्ट की शक्ति को खींचकर उसे विस्फोटित कर दिया और डार्क एनर्जी और यहां तक कि निंग जी को पकड़े हुए लिजिडमैन की जीवन शक्ति भी नग्न आंखों से दिखाई देने वाली गति से निंग जी के भीतर स्थित ब्रूड नेस्ट में प्रवाहित होने लगी। कुछ ही क्षणों में छिपकलीनुमा प्राणी का शरीर बेजान हो गया। उसने न केवल निंग जी को मुक्त किया, बल्कि उसका पूरा शरीर इस तरह सिकुड़ गया मानो उसमें हड्डियां ही न हो। ऊर्जा के उतार चढ़ाव के साथ डार्क एनर्जी और जीवन शक्ति के प्रवाह ने निंग जी की चोटों को तेजी से ठीक होने में मदद की। उसके पंखों पर रंगीन प्रकाश की लपटें पल भर में गर्म और चमकदार हो गईं। स्विश! जैसे ही छिपकलीनुमा प्राणी ने उसे छोड़ा, एक रंगीन चमक कौंधी और निंग जी पहले ही रंगीन प्रकाश की एक लकीर में परिवर्तित होकर तेजी से बाहर निकल गया। इसकी गति इतनी तेज थी कि थोड़े समय के लिए ये छिपकलीनुमा जीव के पिछले पीछा करने से बिल्कुल भी कमतर नहीं था और पल भर में उनकी नजरों से गायब हो गया। और जैसे ही वह उनकी नजरों से ओझल हुआ, उसने तुरंत छलावरण मोड सक्रिय कर दिया, जिससे उसके शरीर के भीतर की काली ऊर्जा पूरी तरह से शांत हो गई, जैसे पानी की एक बूंद सागर में विलीन हो जाती है, और वह पूरी तरह से जंगल में घुल मिल गया। जब तक निंग जी पूरी तरह से अपना होश नहीं खो बैठा, तब तक अन्य छिपकली जैसे प्राणियों को होश नहीं आया। इसके बाद चाहे उन्होंने अपने जैविक रडार पहचान मानकों को कितना भी परिष्कृत किया हो, या अपनी धारणा को बढ़ाने के लिए डार्क एनर्जी को जुटाने के लिए अपनी आत्माओं को कितना भी केंद्रित किया हो, कोई और सुराग नहीं मिला। कुछ छोटे कीड़ों और कुछ साधारण तितलियों के अलावा उन्हें उस अजीब तितली के बारे में कोई सुराग नहीं मिला। एक तितली के रूप में ब्रूड नेस्ट के 2 विकासों के बाद निंग जी की फुर्तीली गति और छलावरण क्षमता को निश्चित रूप से उनके अद्वितीय कौशल के रूप में माना जा सकता है। आखिरकार एक तितली के लिए ये 2 कौशल मूल रूप से जीवित रहने की नींव थे। एक विशाल पर्वत में तितली की तलाश करना इस समय छिपकली जाति के लिए निंग जी को ढूंढना भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा ही था। ताइहुआ पर्वत की ढलान पर एक छोटी घाटी में एक विशाल पेड़ की चोटी पर सूखे पत्ते के नीचे उल्टा लटका हुआ निंग जी इस समय एक साधारण कीड़े से अलग नहीं था। नहीं, उसके जानबूझकर किए गए छलावरण के कारण ये कहा जाना चाहिए कि उसकी उपस्थिति एक कीट से भी कम थी। अगर कोई उसे छूता नहीं तो वह जीवन शक्ति से रहित एक मुरझाए पत्ते के समान था। और केवल इसी क्षण तक निंग जी और अन्य लोग वास्तव में अस्थायी रूप से सुरक्षित थे। ठीक इसी क्षण पहले भेजा गया तितलियों का झुंड आखिरकार बड़ी संख्या में वापस लौटने लगा। हालांकि अभी अभी छिपकली जैसे दिखने वाले जीवों के हमले के कारण निंग जी ने उन्हें सीधे जंगल के बाहरी इलाके में तितर बितर कर दिया। उन्होंने घने जंगल के आधार क्षेत्र और यहां तक कि पूरे ताइहुआ पर्वत की गतिविधियों पर भी बारीकी से नजर रखना शुरू कर दिया। जब तक उसने ये सब पूरा नहीं कर लिया, निंग जी ने आखिरकार एक पल के लिए अपने मन को शांत किया और अपनी चेतना को अंधकार में भंडारण स्थान में लीन कर दिया।
इस समय डार्क स्टोरेज स्पेस में मौजूद पांचों लोग अभी भी नियॉन रंग के विशाल पेड़ के चारों ओर बैठे हुए थे और यूं ही बातें कर रहे थे। इस वजह से दोनों पक्ष एक दूसरे से अधिक परिचित हो गए थे। बेशक यहां उनकी बातचीत की पूरी जानकारी स्वाभाविक रूप से निंगजी को थी। आखिरकार उस विशाल पेड़ पर अभी भी दर्जनों या सैकड़ों तितलियां मौजूद थीं। जब वे पांचों रुक रुक कर बातचीत कर रहे थे तभी अचानक एक मायावी रंगीन तितली की छाया उनकी आंखों के सामने सिमट गई। जैसे ही वह विशाल वृक्ष पर प्रकट हुआ, रंग बिरंगी तितलियां खुशी से उड़कर उसके ऊपर आ गईं और बीच में उसे इस तरह घेर लिया मानो किसी सम्राट का स्वागत कर रही हो। इस तरह के दृश्य को देखकर स्वाभाविक रूप से सभी को पता चल गया कि इस समय इस तरह से प्रकट होने वाला व्यक्ति कौन था। तुम कैसे हो? ठीक हो? चू चेनेक्सी सबसे पहले आगे आई। एक देववंशी होने के नाते जैसे ही निंगजी को पकड़ा गया, उसने तुरंत कुछ गड़बड़ महसूस की। वह भयावह तात्कालिकता की भावना, हालांकि वह उससे सहानुभूति नहीं रख सकती थी, लेकिन वह निश्चित रूप से कह सकती थी कि उस पर निश्चित रूप से हमला हुआ था। निंगजी ने अपनी मानसिक शक्ति का प्रयोग किया और एक धीमी आवाज पूरे अंतरिक्ष में गूंज उठी। कुछ खास नहीं, मैंने फिलहाल पीछा करने वालों से पीछा छुड़ा लिया है। हालांकि आखिरकार उन्होंने हमें ढूंढ ही लिया है। मुझे डर है कि वे बाद में पहाड़ को सील कर देंगे, इसलिए मुझे डर है कि फिलहाल हम हिल भी नहीं पाएंगे। निंगजी के ऐसा कहते ही सब लोग स्तब्ध रह गए। चू चेनेक्सी ने आश्चर्य से पूछा, चल फिर न पाने का क्या मतलब है? निंगजी ने गंभीरता से कहा, पूर्ण निश्चितता प्राप्त होने से पहले हमें एक भी ध्वनि किए बिना पूर्ण मौन रहना चाहिए। चू चेनेक्सी ने बेबसी से कहा, ठीक है। वह निंगजी को समझती थी और इस दौरान उन दोनों के बीच काफी हद तक एक दूसरे पर भरोसा कायम हो चुका था। इसके अलावा चू चेनेक्सी की समझ में भगवान की वंशज बनने के बाद भी उसे हमेशा ऐसा लगता था कि हर पहलू में उसकी क्षमताएं उसकी तुलना में अधिक मजबूत थीं। चूंकि उन्होंने ऐसा कहा था, इसलिए यह बात मूलतः सही थी। इसलिए इस समय उसने इस बारे में और अधिक जानने की कोशिश नहीं की, बल्कि प्रतिद्वंद्वी के बारे में उत्सुक होने लगी। वे हमारा पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँच गए। क्या पीछा करने वाले बहुत मजबूत हैं? हाँ, काले कवच में एक दस्ता जो पिछले ग्रीन स्केल प्रकारों से कम 10 गुना अधिक शक्तिशाली है। अभी अभी मेरा शरीर उनके हाथों लगभग कुचल ही गया था। चू चेनेक्सी कुछ हैरान थी। असंभव, ये तो ग्रीन स्केल प्रकारों से 10 गुना अधिक शक्तिशाली हैं। वह जानती थी कि विरोधी मजबूत है, लेकिन उसने इतनी मजबूती की उम्मीद नहीं की थी। ग्रीन स्केल लेवल क्या होता है? जियांग शिन्यू और बाकी लोग थोड़े असमंजस में थे। एक प्रकार के छिपकली जैसे जीव जिनसे हमारा पहले सामना हुआ था, जिनकी ताकत उन विशालकाय कीड़ों के बराबर है जिन्हें आप जानते हैं। याओ जियानी को कुछ अविश्वास हुआ। ऐसा हो ही नहीं सकता, छिपकली जैसे दिखने वाले कृंतक मानवाकार बड़े कीड़ों के बराबर हैं। निंगजी ने फिर जोर देकर कहा, नहीं, आपकी समझ के अनुसार यह मानवाकार बड़े कीड़े कमांडरों से भी अधिक शक्तिशाली होना चाहिए, यानी सादा योद्धा बग कमांडर। चू चेनेक्सी ने हाथ हिलाते हुए कहा, 1 दर्जन से अधिक कमांडर स्तर के छिपकलीनुमा जीव। ऐसा लगता है कि हम सचमुच इधर उधर नहीं जा सकते। लेकिन हम अभी वास्तव में कहाँ हैं? ऐसा लगता है कि हम बाहरी दुनिया से पूरी तरह से अलग थलग पड़ गए हैं। ये बहुत रहस्यमय लगता है। क्या हम यहीं छिपते रह सकते हैं? रहस्यमय? दरअसल यह उतना रहस्यमय नहीं है। एक तरह से वह छोटी लड़की पहले गलत नहीं थी। तुम सचमुच मेरे शरीर के अंदर हो। ये शब्द सुनते ही सब लोग चौंक गए। क्या ये सच है? वे पांचों जीवित प्राणी एक तितली के अंदर। क्या आपको यकीन है कि यह कोई कल्पना नहीं है? मौन। स्विश। जैसे ही निंगजी सबको अंदर ले गया, लगभग उसी क्षण एक विशाल काली छाया तेजी से गुजरी। उसकी गति इतनी तेज थी कि वह सैकड़ों मीटर दूर से पलक झपकते ही आ गया। खोजी तितलियों के झुंड की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि निंगजी को भी केवल एक धुंधलापन ही दिखाई दिया। वूश। तेज हवा के बीच, इससे पहले कि निंगजी कुछ प्रतिक्रिया कर पाती, एक विशाल छिपकली के आकार का ताड़ का पेड़ एक भयानक आवाज के साथ वहां से गुजर गया। अगले ही पल निंगजी ने अपने शरीर को सिकुड़ते हुए महसूस किया। वह पहले से ही उसकी पकड़ में मजबूती से जकड़ा हुआ था। अज्ञात धातु का घोर काला कवच, एक भयंकर छिपकलीनुमा चेहरे वाला प्राणी और भयावह डार्क एनर्जी का दबाव। निंगजी का धातु जैसा शरीर चरमराहट की आवाजों के साथ चटकने लगा। उस क्षण उसे ये भी महसूस हुआ कि यदि प्रतिद्वंद्वी ने अपनी ताकत में जरा सा भी इजाफा किया तो वह संभवतः फट जाएगा और मौके पर ही मर जाएगा।
गिगू निंग जी को एक हाथ में पकड़कर और तुरंत उसे गंभीर रूप से घायल करते हुए हमला करने वाले छिपकलीनुमा व्यक्ति ने एक भयावह मुस्कान प्रकट की, जबकि उसी समय उसके चारों ओर हवा गरजने लगी। पलक झपकते ही 5 और छिपकलीनुमा इंसान घटनास्थल पर प्रकट हो गए। निंग जी को पकड़े हुए छिपकलीनुमा आदमी ने शायद निंग जी को कई मनुष्यों को गायब करते हुए देखकर अपने पीछे खड़े साथियों से गिगू गिगू की आवाज में बड़बड़ाते हुए इसका श्रेय खुद ले लिया। ये सभी लोग काले कवच पहने हुए थे, इनकी पीठ पर लाल रंग के पैटर्न वाली तोपें थीं और इनकी भुजाओं से 70-80 सेंटीमीटर लंबे नुकीले पंजे निकले हुए थे। इनके भीतर की अंधकार में ऊर्जा पिछली ग्रीन स्केल टुकड़ी की तुलना में अनगिनत गुना अधिक शक्तिशाली थी। लेकिन वे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, निंग जी कभी भी प्रतिरोध करना नहीं छोड़ेगा। दरअसल तुरंत मुक्त होने में असफल रहने के बाद वह ठीक इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था। जैसे ही सभी छिपकली जैसे प्राणी गिगू की आवाजों के बीच भयावह मुस्कान प्रकट कर रहे थे, अचानक एक भयानक जैविक विद्युत तरंग उत्पन्न हो गई। अगले ही पल वहां मौजूद सभी छिपकली जैसे प्राणी थम गए। उनके दिमाग को ऐसा लगा जैसे किसी हथौड़े से जोर से मारा गया हो और उन्होंने अपनी हरकतें पूरी तरह से बंद कर दी। उसने अपनी मानसिक शक्ति को पूरी ताकत से इस्तेमाल किया, लेकिन इसका असर निंग जी को कुछ हद तक आश्चर्यचकित कर गया। क्योंकि निंग जी का मूल इरादा प्रतिद्वंद्वी को बलपूर्वक नियंत्रित करने का था, लेकिन संपर्क के क्षण के बाद उसने पाया कि प्रतिद्वंद्वी की इच्छाशक्ति असाधारण रूप से मजबूत थी, इसलिए उसने तुरंत वश में करने की रणनीति को छोड़कर विशुद्ध रूप से आघात पहुंचाने वाले हमले का सहारा लिया। उसी समय अचानक उसके शरीर की सतह पर रंगीन डार्क एनर्जी फैल गई और उसके भीतर स्थित ब्रूड नेस्ट भयानक खिंचाव के साथ फट गया। डार्क एनर्जी ने ब्रूड नेस्ट की शक्ति को खींचकर उसे विस्फोटित कर दिया और डार्क एनर्जी और यहां तक कि निंग जी को पकड़े हुए लिजिडमैन की जीवन शक्ति भी नग्न आंखों से दिखाई देने वाली गति से निंग जी के भीतर स्थित ब्रूड नेस्ट में प्रवाहित होने लगी। कुछ ही क्षणों में छिपकलीनुमा प्राणी का शरीर बेजान हो गया। उसने न केवल निंग जी को मुक्त किया, बल्कि उसका पूरा शरीर इस तरह सिकुड़ गया मानो उसमें हड्डियां ही न हों। ऊर्जा के उतार चढ़ाव के साथ डार्क एनर्जी और जीवन शक्ति के प्रवाह ने निंग जी की चोटों को तेजी से ठीक होने में मदद की। उसके पंखों पर रंगीन प्रकाश की लपटें पल भर में गर्म और चमकदार हो गईं। स्विश! जैसे ही छिपकलीनुमा प्राणी ने उसे छोड़ा, एक रंगीन चमक कौंधी और निंग जी पहले ही रंगीन प्रकाश की एक लकीर में परिवर्तित होकर तेजी से बाहर निकल गया। इसकी गति इतनी तेज थी कि थोड़े समय के लिए ये छिपकलीनुमा जीव के पिछले पीछा करने से बिल्कुल भी कमतर नहीं था और पल भर में उनकी नजरों से गायब हो गया। और जैसे ही वह उनकी नजरों से ओझल हुआ, उसने तुरंत छलावरण मोड सक्रिय कर दिया, जिससे उसके शरीर के भीतर की काली ऊर्जा पूरी तरह से शांत हो गई, जैसे पानी की एक बूंद सागर में विलीन हो जाती है, और वह पूरी तरह से जंगल में घुल मिल गया। जब तक निंग जी पूरी तरह से अपना होश नहीं खो बैठा, तब तक अन्य छिपकली जैसे प्राणियों को होश नहीं आया। इसके बाद चाहे उन्होंने अपने जैविक रडार पहचान मानकों को कितना भी परिष्कृत किया हो, या अपनी धारणा को बढ़ाने के लिए डार्क एनर्जी को जुटाने के लिए अपनी आत्माओं को कितना भी केंद्रित किया हो, कोई और सुराग नहीं मिला। कुछ छोटे कीड़ों और कुछ साधारण तितलियों के अलावा उन्हें उस अजीब तितली के बारे में कोई सुराग नहीं मिला। एक तितली के रूप में ब्रूड नेस्ट के 2 विकासों के बाद निंग जी की फुर्तीली गति और छलावरण क्षमता को निश्चित रूप से उनके अद्वितीय कौशल के रूप में माना जा सकता है। आखिरकार एक तितली के लिए ये 2 कौशल मूल रूप से जीवित रहने की नींव थे। एक विशाल पर्वत में तितली की तलाश करना इस समय छिपकली जाति के लिए निंग जी को ढूंढना भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा ही था। ताइहुआ पर्वत की ढलान पर एक छोटी घाटी में एक विशाल पेड़ की चोटी पर सूखे पत्ते के नीचे उल्टा लटका हुआ निंग जी इस समय एक साधारण कीड़े से अलग नहीं था। नहीं, उसके जानबूझकर किए गए छलावरण के कारण ये कहा जाना चाहिए कि उसकी उपस्थिति एक कीट से भी कम थी। अगर कोई उसे छूता नहीं तो वह जीवन शक्ति से रहित एक मुरझाए पत्ते के समान था। और केवल इसी क्षण तक निंग जी और अन्य लोग वास्तव में अस्थायी रूप से सुरक्षित थे। ठीक इसी क्षण पहले भेजा गया तितलियों का झुंड आखिरकार बड़ी संख्या में वापस लौटने लगा। हालांकि अभी अभी छिपकली जैसे दिखने वाले जीवों के हमले के कारण निंग जी ने उन्हें सीधे जंगल के बाहरी इलाके में तितर बितर कर दिया। उन्होंने घने जंगल के आधार क्षेत्र और यहां तक कि पूरे ताइहुआ पर्वत की गतिविधियों पर भी बारीकी से नजर रखना शुरू कर दिया। जब तक उसने ये सब पूरा नहीं कर लिया, निंग जी ने आखिरकार एक पल के लिए अपने मन को शांत किया और अपनी चेतना को अंधकार में भंडारण स्थान में लीन कर दिया। इस समय डार्क स्टोरेज स्पेस में मौजूद 5 लोग अभी भी नियॉन रंग के विशाल पेड़ के चारों ओर बैठे हुए थे और यूं ही बातें कर रहे थे।
इस वजह से दोनों पक्ष एक दूसरे से अधिक परिचित हो गए थे। बेशक यहाँ उनकी बातचीत की पूरी जानकारी स्वाभाविक रूप से निंगजी को थी। आखिरकार उस विशाल पेड़ पर अभी भी दर्जनों या सैकड़ों तितलियां मौजूद थीं। जब वे पांचों रुक रुक कर बातचीत कर रहे थे, तभी अचानक एक मायावी रंगीन तितली की छाया उनकी आंखों के सामने सिमट गई। जैसे ही वह विशाल वृक्ष पर प्रकट हुआ, रंग बिरंगी तितलियां खुशी से उड़कर उसके ऊपर आ गईं और बीच में उसे इस तरह घेर लिया मानो किसी सम्राट का स्वागत कर रही हो। इस तरह के दृश्य को देखकर स्वाभाविक रूप से सभी को पता चल गया कि इस समय इस तरह से प्रकट होने वाला व्यक्ति कौन था। तुम कैसे हो? ठीक हो? चू चेनेक्सी सबसे पहले आगे आई। एक देववंशी होने के नाते जैसे ही निंगजी को पकड़ा गया, उसने तुरंत कुछ गड़बड़ महसूस की। वह भयावह तात्कालिकता की भावना, हालांकि वह उससे सहानुभूति नहीं रख सकती थी, लेकिन वह निश्चित रूप से कह सकती थी कि उस पर निश्चित रूप से हमला हुआ था। निंगजी ने अपनी मानसिक शक्ति का प्रयोग किया और एक धीमी आवाज पूरे अंतरिक्ष में गूंज उठी। कुछ खास नहीं, मैंने फिलहाल पीछा करने वालों से पीछा छुड़ा लिया है। हालांकि आखिरकार उन्होंने हमें ढूंढ ही लिया है। मुझे डर है कि वे बाद में पहाड़ को सील कर देंगे, इसलिए मुझे डर है कि फिलहाल हम हिल भी नहीं पाएंगे। निंगजी के ऐसा कहते ही सब लोग स्तब्ध रह गए। चू चेनेक्सी ने आश्चर्य से पूछा, चल फिर न पाने का क्या मतलब है? निंगजी ने गंभीरता से कहा, पूर्ण निश्चितता प्राप्त होने से पहले हमें एक भी ध्वनि किए बिना पूर्ण मौन रहना चाहिए। चू चेनेक्सी ने बेबसी से कहा, ठीक है। वह निंगजी को समझती थी और इस दौरान उन दोनों के बीच काफी हद तक एक दूसरे पर भरोसा कायम हो चुका था। इसके अलावा चू चेनेक्सी की समझ में भगवान की वंशज बनने के बाद भी उसे हमेशा ऐसा लगता था कि हर पहलू में उसकी क्षमताएं उसकी तुलना में अधिक मजबूत थीं। चूंकि उन्होंने ऐसा कहा था, इसलिए यह बात मूलतः सही थी। इसलिए इस समय उसने इस बारे में और अधिक जानने की कोशिश नहीं की, बल्कि प्रतिद्वंद्वी के बारे में उत्सुक होने लगी। वे हमारा पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँच गए। क्या पीछा करने वाले बहुत मजबूत हैं? हाँ, काले कवच में एक दस्ता जो पिछले ग्रीन स्केल प्रकारों से कम 10 गुना अधिक शक्तिशाली है। अभी अभी मेरा शरीर उनके हाथों लगभग कुचल ही गया था। चू चेनेक्सी कुछ हैरान थी। असंभव, ये तो ग्रीन स्केल प्रकारों से 10 गुना अधिक शक्तिशाली हैं। वह जानती थी कि विरोधी मजबूत है, लेकिन उसने इतनी मजबूती की उम्मीद नहीं की थी। ग्रीन स्केल लेवल क्या होता है? जियांग, शिन्यू और बाकी लोग थोड़े असमंजस में थे। एक प्रकार के छिपकली जैसे जीव जिनसे हमारा पहले सामना हुआ था, जिनकी ताकत उन विशालकाय कीड़ों के बराबर है जिन्हें आप जानते हैं। याओ जियानी को कुछ अविश्वास हुआ। ऐसा हो ही नहीं सकता, छिपकली जैसे दिखने वाले कृंतक मानवाकार बड़े कीड़ों के बराबर हैं। निंगजी ने फिर जोर देकर कहा, नहीं, आपकी समझ के अनुसार यह मानवाकार बड़े कीड़े कमांडरों से भी अधिक शक्तिशाली होना चाहिए, यानी सादा योद्धा बग कमांडर। चू चेनेक्सी ने हाथ हिलाते हुए कहा, 1 दर्जन से अधिक कमांडर स्तर के छिपकलीनुमा जीव। ऐसा लगता है कि हम सचमुच इधर उधर नहीं जा सकते। लेकिन हम अभी वास्तव में कहाँ हैं? ऐसा लगता है कि हम बाहरी दुनिया से पूरी तरह से अलग थलग पड़ गए हैं। ये बहुत रहस्यमय लगता है। क्या हम यहीं छिपते रह सकते हैं? रहस्यमय? दरअसल यह उतना रहस्यमय नहीं है। एक तरह से वह छोटी लड़की पहले गलत नहीं थी। तुम सचमुच मेरे शरीर के अंदर हो। ये शब्द सुनते ही सब लोग चौंक गए। क्या ये सच है? वे पांचों जीवित प्राणी एक तितली के अंदर। क्या आपको यकीन है कि यह कोई कल्पना नहीं है? निंगजी, चू चेनेक्सी को छोड़कर बाकी चारों लोगों के चेहरे पर अत्यधिक सदमे के भाव दिखाई दिए। इसका कोई उपाय नहीं था। यह मामला इतना अविश्वसनीय था, लगभग एक मजाक जैसा था। बिल्कुल सही, तुम सचमुच मेरे शरीर के अंदर हो, या सटीक कहें तो एक ऐसे जैविक अंग के अंदर हो जिसमें आंतरिक स्थान होता है। शरीर के अंदर एक जैविक अंग के अंदर जिसमें आंतरिक स्थान होता है। जब निंगजी ने ये कहा तो सभी और भी अधिक अचंभित रह गए। क्या यह एक बहुआयामी स्थान हो सकता है? नहीं, एक उपस्थान। लेकिन क्या ये अभी केवल अवधारणाएं ही नहीं हैं? क्या वे वास्तव में मौजूद हैं? दरअसल अगर कोई इस विषय में गहराई से छानबीन करे तो खुद निंगजी को भी इसकी आधी अधूरी समझ ही थी। आखिर जब से उसे एहसास हुआ कि वह मधुमक्खी के छत्ते में विलीन हो गया है, तब से ज्यादा 4 या 5 दिन ही बीते थे। उसकी समझ ये थी कि हाइव पहले ही उसके साथ विलीन हो चुका था और सैद्धांतिक रूप से यह उसके शरीर के भीतर एक विशेष अंग मात्र था। ठीक है, जितना ज्यादा तुम बोलोगे उतना ही रहस्यमय लगेगा, लेकिन चूंकि हम तुम्हारे अंदर हैं तो हमें ज्यादा देर तक नहीं रुकना चाहिए, है ना?
निंग जी ने सिर हिलाते हुए कहा, ऐसा नहीं है। यहाँ की सारी ऊर्जा डार्क एनर्जी से परिवर्तित होती है। अगर पर्याप्त ऊर्जा है तो आप जितनी देर चाहें उतनी देर रह सकते हैं। ये सुनकर सभी एक बार फिर चौंक गए। झाओ जियाजिया, जो अपनी भावनाओं को छिपा नहीं सकी, अवाक रह गई। तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि हम हमेशा के लिए यहीं छिप सकते हैं? हमेशा के लिए? क्या तुम सपना देख रहे हो? झगड़ालू साथी शेन झेंग ने तुरंत जवाब दिया, बात तो छोड़ो, कुछ समय बाद तुम भूख से मर जाओगे। दुर्भाग्यवश इस बार वह गलत था। उसके शब्द सुनते ही निंग जी ने तुरंत उसका खंडन करते हुए कहा, भूखमरी नहीं होनी चाहिए। मैं डार्क एनर्जी को सीधे आपके शारीरिक कार्यों को पुनः पूर्ति करने में परिवर्तित कर सकता हूँ। भले ही इसमें लंबा समय लगे, 1 साल या उससे थोड़ा अधिक समय, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। छत्ता, वो छत्ता। छत्ता क्या होता है? जीवन का पालन पोषण करना, जीवन को पोषित करना, जीवन को रूपांतरित करना। अगर एक छत्ता कुछ मनुष्यों का भी भरण पोषण न कर सके तो उसे छत्ता कैसे कहा जा सकता है? इस सब में सबसे अतार्किक बात यह थी कि हाइव का तितली रूप वाले निंग जी के साथ विलय हो गया था। एक अकेली तितली अपने शरीर में असंख्य जीवों का पालन पोषण कर रही थी। इसमें कुछ कुछ रहस्यमय स्वभाव था, मानो सरसों के बीज में सुमेरु पर्वत समाया हो। लेकिन सच्चाई यही थी, बटरफ्लाई स्वॉर्म निंग जी के लिए डार्क एनर्जी को अवशोषित कर सकता था। किसी भी अप्रिय घटना को छोड़कर शांत अवस्था में भी निंग जी इस समय अंधेरे भंडारण स्थान के अंदर मौजूद कुछ लोगों को सुरक्षित रखने में पूरी तरह सक्षम था। इस स्पष्टीकरण के बाद उन 4 नौसिखियों की तो बात ही छोड़िए, जिन्होंने डार्क एनर्जी के बारे में अभी तक कुछ भी नहीं जाना था। यहाँ तक कि उनकी पत्नी भी स्तब्ध और भ्रमित रह गईं। उन्होंने श्रद्धा से भरी निगाहों से निंग जी को देखा। जीवन रक्षा का दबाव अस्थायी रूप से समाप्त हो जाने के कारण सभी लोग व्यर्थ की बातें करने लगे। इसी बीच निंग जी बीच बीच में बातचीत करते हुए बाहर की स्थिति पर बारीकी से नजर रख रही थी। जब से निंग जी पूरी तरह से चुप हो गया, ताइहुआ पर्वत को तुरंत सील कर दिया गया और हजारों छिपकली जैसे दिखने वाले जीव आकाश और जमीन से आ उतरे। चांदी के शल्क वाले, हरे शल्क वाले, काले शल्क वाले, लाल शल्क वाले, वे सभी कुलीन वर्ग के प्रतीत होते थे। उनका रवैया ऐसा था मानो वे निंग जी और चू चेनिक्सी को पकड़ने तक हार नहीं मानेंगे। यह आश्चर्य की बात नहीं थी, क्योंकि हरे रंग के दस्ते द्वारा लाई गई जानकारी से स्पष्ट था कि उस रहस्यमय तितली का देववंशी से घनिष्ठ संबंध था। अब जब उन्होंने निंग जी को ढूंढ लिया था तो उसके भागने का कोई रास्ता नहीं था। लेकिन उन्होंने एक समस्या को नजरअंदाज कर दिया। ताइहुआ पर्वत ताइहुआ शहर का हिस्सा था, जो सादा स्वॉर्म युद्धपोतों के क्षेत्र में आता था। सीधे शब्दों में कहें तो ये सादा स्वॉर्म का निर्धारित बेस कैंप था। छिपकली जाति चाहे कितनी भी सावधान क्यों न हो, सादा जर्ग के युद्धपोतों से इतनी बड़ी टुकड़ी कैसे छिपी रह सकती थी? उन्होंने पहले जिस जहरीले बम से उनका स्वागत किया था उसका हिसाब किताब अभी तक तय भी नहीं हुआ था, और अब वे उनके इलाके में आकर मुसीबत खड़ी करने की हिम्मत कर रहे थे। वे अच्छे नतीजे की उम्मीद कैसे कर सकते थे? क्या उन्हें सच में लगता था कि सादा जर्ग को धमकाना आसान है? हिंगबिन रोड पर स्थित भूमिगत गुफा में जमीन के बहुत नीचे दबी एक विशालकाय मधुमक्खी के छत्ते की मां ने अचानक एक तीखी अवरक्त ध्वनि वाली चीख निकाली। पल भर में ताइहुआ शहर में मौजूद सादा झुंड उबल पड़ा और सादा झुंड का एक बड़ा हिस्सा अचानक बाहर उड़ गया। कुलीन काले हरे जर्गलिंग से लेकर कुलीन रक्त शिरा उड़ने वाले कीड़ों तक, साथ ही योद्धा कीड़े, ढाल बख्तरबंद, रोलिंग ब्लेड, कमांडर, सैनिक वाहक और गार्ड श्रेणी, उनके पास सब कुछ था। और बात यही खत्म नहीं हुई। जमीन और निचले इलाकों में उड़ने वाले इन झुंडों के अलावा ताइहुआ के ऊपर एक लाल रंग का युद्धपोत मंडरा रहा था। एक विशाल मकड़ी की तरह इसने पूरे ताइहुआ पर्वत को अपने नीचे ढक लिया था। बिखरी हुई तितलियों की दृष्टि से इस दृश्य को देखकर निंग जी क्षण भर के लिए अवाक रह गया। यह धिक्कार है, क्या उन्हें वास्तव में इतनी विशाल संरचना की आवश्यकता थी? इस प्रश्न के उत्तर में यदि कोई आक्रमणकारी परग्रही स्वामी यहाँ होता तो वह निश्चित रूप से निंग जी को यह उत्तर देता, शाही तारे पर आने का अंतिम लक्ष्य ईश्वर का वंशज प्राप्त करना है, इसलिए आप ही बताइए कि क्या यह आवश्यक है? अरे नन्ही सी चीज, नन्हा सा जीव, नन्ही तितली, मैं तुमसे तुम्हारा नाम पूछ रही हूँ। तुम अचानक इतने चुप क्यों हो गए? जब निंग जी विचारों में डूबा हुआ था तभी चू चेनिक्सी ने उससे सवाल पूछ लिया। निंग जी का सारा ध्यान बाहर की स्थिति पर केंद्रित था और उसने लापरवाही से जवाब दिया, निंग जी, मेरा नाम निंग जी है। अरे कहावत है कि बोलने वाले का कोई इरादा नहीं होता लेकिन सुनने वाले को पता चल जाता है। चू चेनिक्सी ने ये नाम सुनते ही झट से कहा, तुमने क्या कहा? तुमने कहा कि तुम्हारा नाम निंग जी है।
वह इस तरह थी और उसके बगल में बैठी छोटी बच्ची ने भी अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। छोटी तितली। पापा। नहीं नहीं, छोटी तितली और पापा का नाम एक ही है। जब माँ और बेटी ने ये कहा तो निंगजी तुरंत वास्तविकता में लौट आया। दरअसल जिस क्षण निंगजी ने आदतन अपना असली नाम बोल दिया, उसे पता चल गया कि कुछ बुरा होने वाला है। लेकिन बोले गए शब्द तो जैसे बिखरे पानी की तरह थे। निंगजी नाम दूसरों के लिए शायद अटपटा लगे, लेकिन चू चेनिक्सी और उसकी बेटी के लिए ये नाम बेहद जाना पहचाना था। जैसे ही उन्होंने उसे यह नाम बोलते सुना, ऐसा लगा मानो उनके दिल की सबसे संवेदनशील नस को छू लिया गया हो। छोटी निंगचू की हालत बेहतर थी, क्योंकि चू चेनिक्सी ने अभी तक उसे यह नहीं बताया था कि उसने निंगजी का शव अपनी आंखों से देखा था। उसके मन में यह बात बैठी थी कि उसके सामने बैठी नन्ही तितली का नाम शायद उसके पापा के नाम जैसा ही है। आश्चर्य और खुशी के अलावा उसके मन में और कोई विचार नहीं था। चू चेनिक्सी अलग थी, वो एक वयस्क थी, और एक वयस्क के विचार एक बच्चे के विचारों से कहीं अधिक जटिल होते हैं। जैसे ही यह नाम सामने आया, शुरुआती सदमे के बाद चू चेनिक्सी के मन में तुरंत कई विचार उभर आए। क्या यह महज संयोग था? क्या यह सचमुच वही था? क्या किसी मृत शरीर का इस्तेमाल करके दोबारा जीवन प्राप्त किया गया था? क्या स्मृति की चोरी हुई थी? आखिर चल क्या रहा था? सच कहूं तो पिछले कुछ दिनों में सब कुछ एक सपने जैसा था, और वह वास्तव में अभी तक इस तथ्य को पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर पाई थी कि निंगजी ने उसे और निंगचू को पूरी तरह से छोड़ दिया है। इस नाम को फिर से इस माहौल में और इस तरह से सुनकर चू चेनिक्सी की आंखें पल भर में लाल हो गईं। उसे अचानक घर पर सीने में छुरा घोंपे जाने के दौरान उसके सामने मौजूद तितली का पागलपन याद आ गया। होंगक सिंह बिल्डिंग में खतरे के समय गोलियों को अपने शरीर से रोकने वाले उस छोटे से जीव की याद आ गई। इमारत के बाहर हजारों तितलियों की याद आ गई जो हर हाल में उसकी रक्षा कर रही थीं। निंगजी, क्या ये तुम हो? चू चेनिक्सी कांप रही थी, और मानो उसके मन में एक अस्पष्ट अंतर्ज्ञान या शायद अवचेतन आशा थी, जो उसे बार बार कह रही थी कि यह वही है, सचमुच वही है, वह मरा नहीं है। उसने बस उसकी और उसकी बेटी की रक्षा करने का तरीका बदल दिया था। निंगजी अवाक रह गया। एक पल के लिए उसे सचमुच समझ नहीं आया कि इस सवाल का जवाब कैसे दे। ये सब अचानक हुआ था, और वह इस रूप में अपनी मूल पहचान में कैसे लौटेगा, ये भी उसे नहीं पता था। निंगजी की चुप्पी ने चू चेनिक्सी की आंखों में और भी दृढ़ निश्चय पैदा कर दिया। ये तुम ही हो, है ना? कृपया मुझे बताओ, क्या ये तुम ही हो? चू चेनिक्सी का दिल तो पूरी तरह आश्वस्त था, लेकिन फिर भी वह पूछ रही थी, क्योंकि वह उस जवाब को पाने के लिए तरस रही थी। वह चाहती थी कि वह खुद अपने मुंह से उस जवाब को कहे। परिस्थितियों में अगर निंगजी इसे स्वीकार नहीं करता तो चू चेनिक्सी सचमुच पागल हो जाएगी। खुद निंगजी के अलावा कोई भी यह ठीक से नहीं जानता था कि चू चेनिक्सी ने पिछले कुछ दिनों में कितना कष्ट सहा था। और उससे बेहतर कोई नहीं जानता था कि नन्हे निंगचू के साथ भागते समय वह कितने मनोवैज्ञानिक दबाव में थी। ठीक उसी क्षण निंगजी की पिछली सारी चिंताएं हवा में गायब हो गईं, और उसने तुरंत सिर हिलाकर जवाब दिया, हाँ, मैं ही हूं। उनका जवाब बहुत सरल था, जिसमें केवल 3 छोटे शब्द थे। फिर भी इन 3 शब्दों में उनके बारे में सब कुछ समाहित था। उनका आंतरिक संघर्ष, उनका प्रेम, उनका संपूर्ण अस्तित्व, सब कुछ उन्हीं 3 शब्दों में था। हाँ, वही था। वो तो हमेशा से वही था, बस उससे यह नहीं पता था कि उसने जो कुछ भी देखा था उसके बारे में कैसे बात करे। उन्हें यह भी नहीं पता था कि वे कितने दिन जीवित रहेंगे। इसलिए उन्होंने शुरू से ही यह बात स्पष्ट नहीं की थी। ये निंगजी का छिपा हुआ संदेश था। उसने इसे सीधे तौर पर नहीं कहा था, लेकिन चू चेनिक्सी इसे तुरंत समझ गई। वो निंगजी, आप। चू चेनिक्सी फूट फूट कर रोने लगी। वह अपने आंसू रोक नहीं पा रही थी। ये वही परिणाम था जो वह चाहती थी, फिर भी ये पूरी तरह से वही परिणाम नहीं था जो वह चाहती थी। इस दुनिया में सच्ची सहानुभूति जैसी कोई चीज नहीं है, केवल खुद को दूसरे की जगह पर रखकर देखना ही मायने रखता है। किसी और के साथ तितली में परिवर्तित होने की घटना चमत्कारिक लग सकती है, लेकिन जब ये किसी प्रियजन के साथ होती है तो यह इतनी अद्भुत नहीं होती। उदाहरण के लिए, अभी तो वह उसे गले भी नहीं लगा सकती थी। अगर संभव होता तो चू चेनिक्सी चाहती कि उसके पास ये जादुई शक्तियां न हो, और वह चाहती कि वह अभी भी साधारण, सीधा सादा निंगजी ही रहे। दुर्भाग्यवश इस दुनिया में अगर जैसी कोई बात नहीं होती, जो उसके सामने था वही वास्तविकता थी। असलियत ये थी कि दुर्घटना के बाद उसका पति एक तितली में बदल गया था और तब से चुपचाप उनकी रक्षा कर रहा था।
चू चेनेक्सी वास्तव में पहले गुस्से में थी, इस बात से नाराज थी कि निंगजी ने उनसे यह बात छिपाकर रखी थी, लेकिन प्रेत जैसे दिखने वाले निंगजी को देखकर उसने तुरंत अपना गुस्सा भुला दिया। उसने खुद से पूछा, अगर उसे भी ऐसी ही स्थिति का सामना करना पड़ता तो क्या उसमें भी वही करने का साहस होता जो उसने किया। मम्मी, क्या वो पापा हैं? चू चेनेक्सी की परिपक्व बुद्धि की तुलना में छोटी बच्ची निंग चू पूरी तरह से अचंभित थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि महज कुछ दिनों तक उसे न देखने के बाद उसके पापा तितली में कैसे बदल गए। छोटी बच्ची ने आंखों में आंसू लिए चू चेनेक्सी की ओर देखा, उसकी निगाहों में अविश्वास भरा था, वह स्पष्ट रूप से इसे स्वीकार नहीं कर पा रही थी। लेकिन चू चेनेक्सी ने फिर भी चुपचाप सिर हिलाया और फिर धीरे से उसे गले लगा लिया। वू, मुझे तितली नहीं चाहिए। वू, मुझे पापा चाहिए। वू, मेरे पापा वापस दे दो। वू। इस सकारात्मक कार्रवाई के कारण छोटी बच्ची तुरंत फूट फूट कर रोने लगी, जिससे सभी लोग अचंभित रह गए। नन्ही निंग चू के लिए एक तितली एक अच्छी साथी हो सकती है, लेकिन आखिर में पिता तो पिता ही होते हैं, इस तरह के स्नेह की जगह कोई नहीं ले सकता। ये जानना जरूरी है कि हालांकि निंगजी एक भेड़िया पिता थे जो छोटे निंगचू के साथ बेहद सख्त थे, लेकिन उन्हें कभी भी आवश्यक प्यार और देखभाल की कमी नहीं हुई। चू चेनेक्सी ने अपना अधिकांश समय अस्पताल में बिताया, इसलिए निंगचू ने वास्तव में निंगजी के साथ अधिक समय बिताया। वह निश्चित रूप से एक आदर्श पिता साबित हुए। जियांग शिन्यू और अन्य लोग थोड़े असमंजस में थे, लेकिन वे तुरंत उस छोटी बच्ची को सांत्वना देने वालों में शामिल हो गए। छोटी निंगचू इतनी प्यारी थी कि उसने सिर्फ आधे दिन में ही सबका दिल जीत लिया था। आमतौर पर बेहद अच्छे व्यवहार वाली उसे इस तरह फूट फूट कर रोते देख वे स्वाभाविक रूप से इसे सहन नहीं कर सके। इस घटना के बाद ये दूसरी बार था जब निंगचू फूट फूट कर रोई थी। पहली बार तब हुआ था जब चू चेनेक्सी ने उसे घर से बाहर निकाल दिया था। एक बार जब ये दुखद भावना उमड़ पड़ी तो इसे रोकना काफी मुश्किल था। चू, रोना बंद करो। अगर तुम दोबारा रोई तो पापा गुस्सा हो जाएंगे। चूंकि उसने अपनी पहचान स्वीकार कर ली थी, इसलिए अब छिपाने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। निंगजी ने धीमी आवाज में उसे रोकते हुए अपने भेड़िया पिता वाले अंदाज को पूरी तरह से प्रदर्शित किया। एक चमत्कारिक दृश्य घटित हुआ। निंगजी की बातें सुनकर जो बच्ची रोते रोते हौंफने लगी थी, उसने तुरंत अपने आंसू रोक लिए। वह सिसकते हुए दयनीय स्वर में बोली, वू, तो पापा क्या अभी भी वापस लौट सकते हैं? क्या निंगजी वापस लौट सकता था? ये सवाल न केवल छोटी निंगचू के लिए महत्वपूर्ण था, बल्कि चू चेनेक्सी और यहाँ तक कि जियांग शिन्यू और उन अन्य लोगों के दिलों में भी था जिन्होंने स्थिति को मोटे तौर पर समझ लिया था। दरअसल रेड क्लॉ जायंट इंसेक्ट की एक खास स्मृति को आत्मसात करने से पहले ये सवाल निंगजी के मन में भी था। निंगजी को भी पहले इस समस्या का सामना करना पड़ा था। सच कहें तो लाल पंजे वाले विशालकाय कीट के मरने से पहले शायद निंगजी भी निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकता था, लेकिन रेड क्लॉ की यादों के कुछ अंशों को आत्मसात करने के बाद से उसके पास एक स्पष्ट उत्तर था। नाका कीट जाति एक भयानक कीट जाति है जिसमें अत्यंत मजबूत जीवन शक्ति और विकास के सभी पहलुओं में अत्यधिक परिपक्व विकास है, जो अपने चरम के करीब है और पहले से ही अपनी विकासवादी दिशा को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकती है। दूसरे शब्दों में कहें तो अगर निंगजी नाका कबीले में परिवर्तित होने और मनुष्य के बेहद करीब एक कीट में विकसित होने के लिए तैयार हो तो वास्तव में ये बहुत मुश्किल नहीं होगा। निंगजी के पास पीछे मुड़ने का यह एकमात्र विकल्प भी नहीं था और न ही यह भविष्य के लिए उसकी पहली पसंद थी, क्योंकि भले ही वह कीट जाति के विनाशकारी विकास के मार्ग का अनुसरण न करे, फिर भी निंगजी प्राचीन रॉकसोल साम्राज्य के उत्परिवर्ती जानवरों से प्राप्त डार्क एनर्जी रूपांतरण का मार्ग चुन सकता था जिसे रेड क्लॉ जायंट इंसेक्ट ने एकत्रित किया था। दुर्भाग्यवश अब तक निंगजी द्वारा अवशोषित स्मृति के टुकड़ों में उसे रूपांतरण के मार्ग से संबंधित कोई भी डार्क एनर्जी साधना तकनीक नहीं मिली थी। एक बार जब उसे ऐसी तकनीक मिल जाएगी तो निंगजी संभवतः बिना किसी झिझक के परिवर्तन का यह मार्ग चुन लेगा। हालांकि इस तरह के विकल्प को चुनने में निश्चित रूप से कई बाधाएं आएंगी, चाहे वह विकास का प्रस्फुटन हो या डार्क एनर्जी का रूपांतरण। कड़ाई से कहें तो निंगजी को अब शायद एक सच्चा इंसान नहीं माना जा सकता है। अपनी आत्मा को छोड़कर जिस क्षण निंगजी मात्र घोंसले में विलीन हो गया, वह पहले ही एक बिल्कुल नया जीवन रूप बन चुका था। इस वापसी का स्वरूप भले ही कुछ बदल जाए, लेकिन जब तक उसकी आत्मा वही रहेगी, वह हमेशा छोटी निंगचू का पिता और चू चेनेक्सी का पति रहेगा। बिल्कुल, पापा जरूर वापस लौटेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा समय लगेगा। क्या चू चू पापा का इंतजार करने को तैयार है? उनका जवाब स्वाभाविक रूप से सकारात्मक था।
छोटी निंगचू को इसमें शामिल रहस्यों और कठिनाइयों का पता नहीं था, लेकिन उसके लिए जब तक पापा वापस लौट सकते थे वह पहले से ही बहुत संतुष्ट थी। हम चूचू पापा का आज्ञाकारी होकर इंतजार जरूर करेगी। इस समय छोटी बच्ची ने आखिरकार रोना बंद कर दिया और मान गई, और निंग परिवार में ये छोटा सा विराम अस्थायी रूप से टल गया। हालांकि निंग जी के मन में चू चेनिक्सी के लिए कहने को बहुत कुछ था, लेकिन फिलहाल उसे उन सबको एक तरफ रखना पड़ा। ठीक है, पारिवारिक मामलों को अभी के लिए एक तरफ रख देते हैं। बाहर की स्थिति बहुत खराब है, सादा जर्ग ने बड़े पैमाने पर हस्तक्षेप किया है। उन्होंने तुरंत खुद को संभाला और अपना ध्यान आने वाले संकट पर केंद्रित किया। क्या सादा जर्ग ने भी हस्तक्षेप कर दिया है? जैसे ही ये शब्द बोले गए, चू चेनिक्सी, जो खुद भी बहुत कुछ कहने को तैयार थी, ने तुरंत खुद को अपनी भावनाओं से दूर करने की कोशिश की। लिजर्डमैन की एक टुकड़ी से निपटना पहले से ही काफी मुश्किल था, और अब सादा जर्ग भी आ गया है। वे सचमुच हमारे लिए जीने का कोई रास्ता नहीं छोड़ रहे हैं। शेन झेंग ने बेबसी भरे चेहरे के साथ शिकायत की। जियांग शिन्यू ने गंभीर भाव से पूछा, कितने लोग आए हैं और वे किस प्रकार के जर्ग हैं? खुद ही देख लीजिए। जैसे ही ये शब्द कहे गए, निंग जी के प्रेत से रंगीन प्रकाश की एक चमक निकली और हजारों अलग अलग गतिशील छवियां सबके सामने स्पष्ट रूप से प्रकट हो गईं। शहर की सड़कों पर, कस्बे की गलियों में, खेतों में, पहाड़ी झरनों में अनगिनत सादा जर्ग एक विशाल और शक्तिशाली धारा की तरह ताइहुआ पर्वत की ओर दौड़ रहे थे। आकाश में कीड़ों के झुंड ने सूरज को ढक लिया। ताइहुआ पर्वत की बात करें, जहां वे मौजूद थे वहां हजारों छिपकलीनुमा जीव घने जंगल के आधार क्षेत्र को केंद्र बनाकर उनके पदचिह्नों की तलाश में एक व्यापक खोज शुरू कर रहे थे। इस दौरान सभी ने ये भी देखा कि वे तितलियों पर विशेष ध्यान दे रहे थे। ऐसा दृश्य देखकर वहां मौजूद सभी लोग तुरंत चुप हो गए। ये युद्ध संरचना न केवल विशाल थी, बल्कि यह धरती को हिला देने वाली थी। कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद चू चेनिक्सी ने धीमी आवाज में कहा, अगर ऐसी नौबत आ ही जाए तो मुझे छोड़ देना। उनका निशाना तो देववंशी है, कीट और छिपकली वंश। चू चेनिक्सी, क्या तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? निंग जी ने दबी हुई नाराजगी के साथ पूछा। वह उसे बाहर कैसे जाने दे सकता था? उसके जीवन का उद्देश्य तो उनकी रक्षा करना था। चू चेनिक्सी ने अत्यंत गंभीरता से कहा, वर्तमान स्थिति में हमें देर सवेर ढूंढ ही लिया जाएगा। ऐसा करने से कम ये सुनिश्चित हो जाएगा कि हम एक ही बार में पूरी तरह से नष्ट नहीं हो जाएंगे। नहीं, ज्यादा मत सोचो। मैं तुम्हें बिल्कुल भी बाहर नहीं जाने दूंगी। इसके अलावा हमारे जीवित रहने की पूरी संभावना है। इन परिस्थितियों में कीट और छिपकली वंश शांतिपूर्वक सह अस्तित्व में बिल्कुल नहीं रह सकते। युद्ध छिड़ने के बाद ही हमें मौका मिलेगा। निंग जी की सोच स्पष्ट थी और उसका हार मानने का कोई इरादा नहीं था। जियांग शिन्यू और अन्य लोगों ने तुरंत चू चेनिक्सी को मनाने की कोशिश शुरू कर दी। इसी समय सादा झुंड का अग्रिम दस्ता अंततः ताइहुआ पर्वत क्षेत्र में पहुंच गया। बिना अभिवादन किए, बिना युद्ध की घोषणा किए और बिना किसी चेतावनी के जर्ग की अग्रिम टुकड़ी ने पहुंचते ही भयंकर हमला शुरू कर दिया। कुछ क्षणों के लिए कीड़ों के चहचहाने और छिपकलियों के दहाड़ने की आवाजों के साथ साथ नरसंहार से उत्पन्न होने वाले तरह तरह के कर्कश शोर से पूरा पहाड़ी क्षेत्र गूंज उठा। संख्यात्मक रूप से अत्यधिक लाभ होने के कारण सादा जर्ग ने तुरंत ही लिजर्डमैन द्वारा निर्धारित प्रतिबंधित क्षेत्र को भेद डाला। जब तक दो लाल पपड़ी वाले योद्धा छिपकली लोगों के बीच से बाहर नहीं निकले, तब तक पूरा झुंड अपना हमला नहीं रोक पाया, मानो किसी ने पॉज बटन दबा दिया हो। उसी समय जर्ग की तरफ से दो सादा ब्रेन वम निकले। दोनों पक्षों के बीच गतिरोध की स्थिति में आंतरिक रूप से खोज करते हुए बाहरी रूप से लड़ने की छिपकली जाति की रणनीति पूरी तरह से अप्रभावी हो गई। इस गतिरोध ने छिपकली जाति के सभी लोगों का ध्यान आकर्षित किया और स्वाभाविक रूप से निंग जी और उसके समूह के लिए अवसर आ गया। ठीक इसी क्षण अपनी घबराहट को तेजी से याद करते हुए निंग जी ने धीरे धीरे जमीन पर उड़ना शुरू कर दिया, जिसका लक्ष्य सीधा ताइहुआ पर्वत की चोटी की ओर था। ताइहुआ पर्वत को ब्लू स्टार का सबसे खतरनाक स्थान माना जाता है, खासकर मुख्य शिखर का ऊपरी हिस्सा, जहां नुकीली चट्टानें और घूमते हुए बादल दिखाई देते हैं। निंग जी की योजना धीरे धीरे शिखर पर चढ़ने और फिर चट्टान में एक दरार ढूंढकर उसमें छिपने की थी। बेशक पहाड़ पर चढ़ते समय वह दुश्मन की स्थिति का जायजा लेने के लिए कुछ रंगीन तितलियों को नियंत्रित करना नहीं भूला। दोनों पक्षों के बीच गतिरोध के बीच कई तितलियां, जिनके शरीर में कोई डार्क एनर्जी नहीं थी, पंखों या फटे हुए मलबे की तरह सामने की पंक्ति में बैठे ब्लैक ग्रीन लीपर्स की पीठ पर फड़फड़ाती हुई उतर आईं, बिना किसी का ध्यान आकर्षित किए।
लाल पपड़ी वाली छिपकली प्रजाति, अंतिम चेतावनी, तुरंत यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो मर जाओ। घने जंगल के अड्डे के बाहर दो लाल पपड़ी वाले कमांडर स्तर के छिपकली जैसे प्राणियों को देखकर सादा ब्रेन वर्म ने चक्र गैलेक्सी की आम भाषा को उत्सर्जित करने के लिए हवा को कंपन किया और एक अंतिम चेतावनी जारी की। इन शब्दों ने इस गतिरोध को एक तरफा दबाव में बदल दिया। लेकिन जब छिपकली जाति ने आने की हिम्मत की ही थी तो वे भला कैसे अप्रस्तुत हो सकते थे और उन्हें इतनी आसानी से कैसे डराकर भगाया जा सकता था। लाल पपड़ी वाले जीवों में से एक ने न तो विनम्रता से और न ही हड़बड़ी भरे लहजे में जवाब दिया, छिपकली जाति की मुख्य सेना पहले ही योकोहामा रोड ब्रूडेंडर नेस्ट तक पहुंच चुकी है। क्या आप वाकई बात नहीं करना चाहते? जैसे ही ये शब्द सुनाई दिए, सादा ब्रेन वर्म कांप उठा, मानो उसे प्रजनन करने वाली मां से कोई खबर मिली हो। मैंने गणना की है कि ताइहुआ क्षेत्र में आपके पास केवल 3 युद्धपोत और एक प्रमुख पोत है। युद्धपोतों की संख्या और प्रदर्शन के मामले में आपके सादा जर्ग को कभी भी बढ़त नहीं मिली है। ताइहुआ स्नो पीक के निकट है। मुझे विश्वास है कि आपका जर्ग ओवरलॉर्ड सम्राट तारा में प्रवेश करने के तुरंत बाद मेरे कबीले से जानलेवा लड़ाई नहीं लड़ना चाहेगा। ईश्वर का अवतार इस पर्वत पर विराजमान है। जो इसे देखेगा उसे इसमें हिस्सा मिलेगा। सेनापति का तात्पर्य इसे आधा आधा बांटना है। सादा ब्रेन वर्म को स्तब्ध देखकर दूसरे रेड स्केल ने आगे कहा। हालांकि जैसे ही उसके शब्द समाप्त हुए, घने आर्थ्रोपोड्स के आपस में टकराने और ऊर्जा किरणों के दागे जाने की आवाजें शुरू हो गईं और सादा झुंड ने हमला करना शुरू कर दिया था। दा दा दा, शियु शियु शियु, पलक झपकते ही भयानक लेजर किरणें और रंगीन विषैले डंक दागे गए। सादा जर्ग लिजार्ड रेस की तरह नहीं है, उनका जर्ग ओवरलॉर्ड अतुलनीय रूप से निर्मम है। सादा स्वॉर्म के जर्ग ओवरलॉर्ड की दुनिया में जिन चीजों को बलपूर्वक हल किया जा सकता है वे बिल्कुल भी मुद्दे नहीं हैं। जब तक संसाधन पर्याप्त हैं, जर्ग के पास वफादार सैनिकों की कभी कमी नहीं होगी। जहां तक छिपकली जाति की तथाकथित प्रजनन माता के खतरे की बात है, इसका कुछ हद तक संयमकारी प्रभाव हो सकता है, लेकिन अगर जर्ग अधिपति लड़ने पर अड़ा रहता है तो परिणाम के बारे में कुछ कहना मुश्किल है। इसके अलावा आकाश में उड़ने वाले वे लाल मकड़ी जैसे जर्ग युद्धपोत सिर्फ दिखावे के लिए तो नहीं है ना? ताइहुआ और स्नो पीक चाहे कितने भी करीब क्यों न हो, लिजार्ड रेस के युद्धपोतों को सहायता प्रदान करने में समय लगेगा। केवल समय का यह अंतर ही छिपकली जाति के लिए बहुत सारी मुसीबतें खड़ी करने के लिए काफी होगा। दरअसल छिपकली जाति का लड़ने का कोई इरादा ही नहीं था। छिपकली जाति के सेनापति की सोच के अनुसार छल करने से झुंड हार मान लेगा। दुर्भाग्यवश यह उस जैव रासायनिक विषैली गैस बम के बारे में भूल गया जिसे पहले ही छोड़ा जा चुका था। उस जहरीली गैस के बम का ताइहुआ के लोगों पर न केवल बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा, बल्कि इससे उनके भीतर मौजूद झुंड को भी भारी नुकसान पहुंचा। सादा जर्ग अधिपति ने छिपकली जाति के विरुद्ध पहले ही अपना हिसाब चुकता कर लिया था। यदि उसने देववंशी चू चेनेक्सी को न खोजा होता तो वह उन्हें भागने का मौका भी न देता। बूम, बैंग बैंग बैंग, युद्ध छिड़ गया, जिसमें विभिन्न लेजर विस्फोट और बमबारी हुई और चमकदार रंगीन डार्क एनर्जी ने युद्ध क्षेत्र को भर दिया। दोनों पक्षों के बीच हुए भयावह टकराव के कारण पूरा ताइहुआ पर्वत डगमगा रहा था। निंग जी के लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि युद्ध शुरू होते ही ये तुरंत एक तरफा हो गया और छिपकली जाति तुरंत निष्क्रिय स्थिति में आ गई। ब्लैक स्केल्ड और रेड स्केल्ड वॉरियर्स को छोड़कर हजारों सैनिकों की पूरी युद्ध पंक्ति पहले ही हमले में बुरी तरह पराजित हो गई। युद्ध के मैदान में सादा जर्ग खून के प्यासे, क्रूर और बेहद एकजुट थे। आमतौर पर कई या यहां तक कि दर्जनों कीड़े एक छिपकली जैसे प्राणी पर हमला करते थे और उनमें से किसी को भी अकेले हमला करते नहीं देखा गया। उनके शरीर के भीतर मौजूद डार्क एनर्जी की वृद्धि के कारण उनके नुकीले पंजे और तेज धार वाले दरांती जैसे पैर आसानी से छिपकली जैसे प्राणियों के शरीर पर मौजूद कवच को भेद सकते थे और उनके शरीर से मांस के टुकड़े निकाल सकते थे। छिपकली जाति भी कमजोर नहीं थी, वे भी खूनी और हिंसक प्राणी थे। पंजे चीरते हुए आगे बढ़े कीड़ों का खून चारों ओर फैल गया और कुछ समय के लिए दोनों पक्ष एक अटूट लड़ाई में उलझ गए। विशेषकर काले और लाल रंग के योद्धाओं की युद्ध शक्ति अत्यंत प्रबल थी। अंधकार ऊर्जा के प्रभाव से उनका प्रत्येक प्रहार 10,000 जिन की शक्ति से परिपूर्ण प्रतीत होता था। दुर्भाग्यवश वहां बहुत सारे कीड़े मकोड़े थे जो आकाश में और जमीन पर हर जगह मौजूद थे। खून से लथपथ एक काले रंग के छिपकलीनुमा योद्धा ने बेतहाशा वार किया और एक ही तलवार से 1 दर्जन काले हरे रंग के छलांग लगाने वाले जीवों को मार डाला, लेकिन जैसे ही तलवार गिरी 2 कुलीन रक्त शिरा उड़ने वाले कीड़ों ने उसे आगे और पीछे से दिल में छेद कर दिया।
शरीर के पूरी तरह गिरने से पहले ही उसे झुंड ने तुरंत खा लिया और उसका एक भी टुकड़ा नहीं बचा। और लिजर्डमैन में युद्ध शक्ति के मामले में सबसे भयावह रेड स्केल्स थे। उनके पूरे शरीर भयानक डार्क एनर्जी की आग से जल उठते थे और उनकी गति ध्वनि अवरोध को भी पार कर जाती थी। अक्सर एक साधारण मुके से ही ब्लैक ग्रीन लीपर्स और ब्लड वेन फ्लाइंग इंसेक्ट्स का पूरा झुंड जलकर मर जाता था, और यहां तक कि एक सादा वॉरियर इंसेक्ट को भी एक ही पंजे के वार से आसानी से नष्ट किया जा सकता था। दुर्भाग्यवश वे चाहे जितना भी मार गिरा सकते थे, अंततः इसका कोई लाभ नहीं हुआ। झुंड बनाकर हमला करने की रणनीति सरल और क्रूर थी। भारी संख्या में मौजूद निम्न स्तरीय जर्गों के सामने, साथ ही दर्जनों या सैकड़ों मध्य से उच्च स्तरीय जर्गों के सामने, जो उन्हें मुश्किल से ही रोक पा रहे थे, दो लाल रंग के छिपकली जैसे योद्धा पर्याप्त नहीं थे। पर्याप्त शारीरिक शक्ति और डार्क एनर्जी के बावजूद वे मुश्किल से ही अपनी रक्षा कर पाए। लेकिन वे इस स्थिति को कब तक बनाए रख सकते थे? 10 मिनट, 20 मिनट या इससे भी अधिक? आधा घंटा? आधे घंटे बाद क्या होगा? जब उनकी शारीरिक शक्ति कम हो जाएगी और उनकी डार्क एनर्जी खत्म हो जाएगी, तो क्या वे अभी भी कीड़ों के विशाल सागर में सरपट दौड़ सकेंगे? छिपकली जाति के अन्य योद्धाओं का भाग्य ही उनका अंतिम गंतव्य होगा। लगभग 10 मिनट में दो लाल पपड़ी वाले जीवों को छोड़कर शेष हजारों छिपकली जैसे जीव कीड़ों द्वारा खा लिए गए थे। घने जंगल के अड्डे के प्रवेश द्वार पर स्थित युद्ध क्षेत्र में जमीन रंग बिरंगे खून के रंग से ढकी हुई थी, मानो वहां खून की बारिश हुई हो। खून से सने रंग में अवशेष और मलबे के अलावा कुछ भी नहीं था, जो देखने में बिल्कुल एक खूनी वृत्तचित्र तेल चित्रकला जैसा लग रहा था। अंधेरा, भारी भरकम, फिर भी इसने निंग जी और अन्य लोगों को सुंदरता का एक अजीब सा एहसास दिलाया। ऐसी परिस्थितियों में दोनों लाल पपड़ीदार छिपकली जैसे इंसानों के पास केवल एक ही रास्ता बचा था। झुंड के केंद्र ब्रेन वम्प को मार गिराएं और फिर अपनी पूरी ताकत से हमला करें। लेकिन जर्गों में सैनिकों को सैनिकों से और सेनापतियों को सेनापतियों से लड़ाने की आदत नहीं थी। इस समय तक ब्रेन वम्प बहुत पहले ही कीड़ों के विशाल सागर में समा चुका था। उसे मारने की तो बात ही छोड़ो, वे उसे देख